जय हिंद मित्रों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। मित्रों, यूपी टेट परीक्षा 2026 के लिए हिंदी का 30 उच्च स्तरीय प्रश्न आज हम लोग देखने वाले हैं, जो कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है। ये आपका भाग 4 है। इसके पहले 3 भाग हो चुका। अगर आप लोगों ने अब तक नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा यूपी टेट 2026 के नाम से। साथ ही साथ आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, इस क्लास को लाइक कर दीजिए और इसे अपने मित्रों के पास में शेयर भी कर दीजिए। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न कह रहा है कि भाषा का मूल कार्य क्या है? मनोरंजन, विचारों की अभिव्यक्ति, लेखन अभ्यास या फिर व्याकरण अध्ययन। तो मित्रों, भाषा का जो मूल कार्य होता है वो विचारों की अभिव्यक्ति होती है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? सौरसेनी, मागधी, ब्रज या अवहट्ट। तो मित्रों, अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले संस्कृत था। संस्कृत से फिर क्या आया? तो संस्कृत से आया पाली। क्या आया? पाली आया। पाली से फिर क्या आया? तो पाली से आप लोग फटाफट बताते रहिए कमेंट में। पाली के बाद में आप लोगों का आया है क्या कहते हैं उसको, जो जैन लोगों की भाषा रही है। उसके बाद में अपभ्रंश आया है, फिर हिंदी आया। अपभ्रंश से ही हिंदी आई है और ये सौरसेनी अपभ्रंश से आया है। जैनों की भाषा क्या है आप लोग कमेंट में बताइए। चलिए हम ही बता देते हैं, प्राकृत है। प्राकृत से फिर अपभ्रंश और अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ है, जिसमें सौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी भाषा का विकास हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है? तत्सम मतलब संस्कृत का। आग है, दूध, मुख या काम। तो इसमें मुख मतलब मुंह होता है और यही आपका क्या है? तत्सम शब्द है। अगला है, अनुनासिक का चिन्ह है। अनुनासिक का चिन्ह इसमें से कौन सा है मित्रों? तो देखिए, ये तो आपका हलंत है। ये क्या है? चौथा वाला आपका हलंत है। तीसरा आपका विसर्ग है। दूसरा आपका अनुस्वार है, अनुस्वार। और पहला आपका अनुनासिक का चिन्ह है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर शब्द किस श्रेणी में आता है? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। कंप्यूटर अंग्रेजी शब्द है और अंग्रेजी विदेशी भाषा है, इसलिए आपका विदेशी शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो दिखाई ना दे उसके लिए सही शब्द है? अल्प, अदृश्य, सूक्ष्म या फिर क्षीण। तो जो दिखाई ना दे उसे अदृश्य कहेंगे, जो थोड़ा सा हो उसे अल्प कहेंगे। उसने रावण को मारा वाक्य में कारक है? करण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक या फिर कर्म कारक। तो रावण को, ये कर्म कारक है यहाँ पर मित्रों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, बालक खेल रहा है वाक्य में क्रिया का भेद है। मतलब कौन सी प्रकार की क्रिया है? सकर्मक, अकर्मक, प्रेरणार्थक या संयुक्त। तो बालक क्या खेल रहा है ये नहीं बताया गया, इसलिए इस वाक्य की क्रिया क्या है? तो अकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न है, जो पढ़ने योग्य हो उसके लिए एक शब्द है? पठनीय, लेखनीय, दर्शनीय, श्रवणीय। तो जो पढ़ने योग्य है उसको पठनीय कहेंगे, जो लिखने योग्य है उसको लेखनीय, जो देखने योग्य है दर्शनीय और सुनने योग्य है तो श्रवणीय। अगला है मित्रों, सुंदर शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है? सुंदरता, सौंदर्य, सुंदरपन या फिर ये सभी। तो मित्रों, ये सभी सौंदर्य शब्द का यानी सुंदर शब्द का संज्ञा रूप है। ये सभी भाववाचक संज्ञा हैं। अगला प्रश्न है, राम ही गया था वाक्य में अव्यय है? राम, गया, था या फिर ही। तो मित्रों, राम क्या है? तो राम आप लोगों का संज्ञा है, गया आपका क्रिया है और था आपका सहायक क्रिया है। लेकिन ही क्या है? ये निपात है और निपात हमेशा अव्यय होते हैं। अगला प्रश्न है, वह तेज दौड़ता है में तेज है। तेज क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण या फिर क्रिया। तो क्या है मित्रों? तेज शब्द इसमें क्रिया विशेषण है, जो कि क्रिया की विशेषता को बता रहा है। अगला प्रश्न है, कम बोलना मुहावरे का अर्थ है? चुप रहना, विवेकशील होना, डर जाना या मूर्ख होना। तो कम बोलना का मतलब है
विवेकशील होना, मतलब कि बहुत ज़रूरत भर का बोलना, बेवकूफ़ी भरी बातों को नहीं बोलना। अगला है पानी पानी होना, मुहावरे का अर्थ है स्नान करना, लज्जित होना, कमज़ोर होना या गीला होना। तो पानी पानी होने का मतलब होता है लज्जित होना। अगला प्रश्न है जिसे जीता ना जा सके शब्द है, उसके लिए एक शब्द क्या है? अजेय, अपराजेय, विजयी या फिर पराजित। तो जिसे जीता ना जा सके उसके लिए अजेय, जिसे पराजित न किया जा सके उसके लिए अपराजेय होता है। अगला प्रश्न है काव्य का प्रमुख तत्व नहीं है रस, छंद, अलंकार, वर्तनी। तो रस, छंद और अलंकार ये काव्य के तत्व हैं, लेकिन वर्तनी ये काव्य का तत्व नहीं है। अगला प्रश्न है वीर रस का अस्थाई भाव है क्रोध, उत्साह, भय, शोक। क्या है मित्रों? तो वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह होता है, क्रोध है रौद्र रस का, भय है भयानक रस का और शोक है करुण रस का। अगला प्रश्न है सूरसागर के रचयिता हैं कौन है? सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास या मीराबाई। तो सूरसागर के रचयिता सूरदास जी हैं। अगला प्रश्न है कबीर किस काव्यधारा से संबंधित हैं? रीतिकाल, छायावाद, निर्गुण भक्ति या सगुण भक्ति। तो कबीर मित्रों निर्गुण भक्ति से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है उपसर्ग का उदाहरण है। उपसर्ग का उदाहरण क्या है? खिलाड़ी, बेईमान, सुंदरता या फिर लिखावट। इसमें पूछ रहा है कि कौन से शब्द में उपसर्ग है। तो ईमान शब्द में बे उपसर्ग है, यानी बेईमान, यही इसमें उपसर्ग है। प्रत्यय का उदाहरण है। प्रत्यय इसमें से कौन सा है? अति है या फिर नी है या ता है या प्रा है। तो ता को छोड़कर बाकी सभी उपसर्ग हैं और ता क्या है? प्रत्यय है। अगला शब्द है वह। अगला प्रश्न है वह विद्यालय गया। वाक्य का काल क्या है? वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल या फिर पूर्ण वर्तमान काल। क्या है मित्रों? तो ये अगर हम लोग देखें तो वह विद्यालय गया मतलब जा चुका, और इस हिसाब से ये आपका क्या है? भूतकाल है, बीते समय की बात हो रही है। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है रटंत यानी रटना या व्याकरण ज्ञान या फिर संप्रेषण क्षमता या लेखन गति। तो क्या होता है मित्रों? भाषा शिक्षण में संप्रेषण क्षमता का विकास बहुत जरूरी होता है। अगला प्रश्न है बालकों में भाषा सीखने की पहली अवस्था है लेखन, वाचन, श्रवण या फिर व्याकरण। तो सबसे पहले तो वो सुनना सीखें। क्या करें? सुनना सीखें, श्रवण करें। अगला प्रश्न है सुनकर समझना कौशल कहलाता है पठन, लेखन, श्रवण या वाचन। तो क्या कहलाता है? सुनकर समझने को श्रवण कौशल कहते हैं। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण में अधिगम का पहला स्तर है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। पहला स्तर कौन सा है मित्रों? तो इसमें पहला स्तर है सुनना, दूसरा है बोलना, फिर है पढ़ना, फिर है लिखना। अगला प्रश्न है कहानी विधा का मुख्य उद्देश्य है उपदेश, मनोरंजन व शिक्षा, इतिहास, आलोचना। तो क्या है इसमें? तो इसका होगा मनोरंजन व शिक्षा। अगला प्रश्न है बाल साहित्य का मुख्य पाठक वर्ग है, मतलब बाल साहित्य को पढ़ने वाले ज़्यादातर कौन है? शिक्षक, विद्वान, बच्चे या फिर शोधार्थी। तो बाल साहित्य का मुख्य पाठक वर्ग बच्चे हैं। अगला प्रश्न है कक्षा में कविता शिक्षण का सर्वोत्तम तरीका है रटवाना, अर्थ लिखवाना, भावात्मक प्रस्तुति या प्रश्नोत्तर। तो क्या है मित्रों? भावात्मक प्रस्तुति। अगला प्रश्न है निम्न में से हिंदी विषय का रचनात्मक रूप है साहित्यिक आलोचना, भाषा वैज्ञानिक शोध, भाषा दक्षता का मूल्यांकन या फिर निबंध लेखन। रचनात्मक रूप इसमें निबंध लेखन हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों ने 30 प्रश्नों की सीरीज को आज कंप्लीट किया है। ऐसे ही समस्त सीरीज को पाने के लिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस क्लास को लाइक कर दिया कीजिए और अपने मित्रों के पास में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में आप अपने मार्क बताना ना भूलें, और अगर कोई सुझाव है
तो उसे भी बताएं। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।